जय हिंद। ये इकोनॉमिक्स का प्रीवियस इसका क्वेश्चन है और हम केवल टिक नहीं लगाएंगे, यहाँ पे चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा दिन तक माइंड में रह सके। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई की बातें होगी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो बोला गया है, इससे पहले हमने और वीडियो जो आया है वो देख लीजिएगा, जो इंटरेस्ट होंगे, जिनको इंटरेस्ट होगा। देखिएगा, बोला गया है योजना आयोग। जैसे ही योजना आयोग आया, पहले योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं कि योजना आयोग का गठन कब होता है। तो देखिएगा, योजना आयोग का गठन जो होता है कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसका गठन होता है। अच्छा, इसका काम क्या था, क्यों इसका गठन किया गया था? कुछ ना कुछ तो काम होगा तब ना। तो हाँ, बिल्कुल, इसका गठन इसलिए किया गया था कि जो पंचवर्षीय योजना का आप नाम सुने हैं ना, तो कहीं कि हाँ, पंचवर्षीय योजना का नाम सुने हैं। तो पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम ये कौन करता है? यही योजना आयोग करता है। इसका काम क्या है कि पंचवर्षीय योजना को बनाने का, यानी रूपरेखा तैयार कौन करता है? तो कहिए कि योजना आयोग। समझ में आ गया? अच्छा, यानी ये तैयार कौन करता है? तो कहिए कि योजना आयोग तैयार करता है पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्थापना कब होता है? तो कहिए कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग के अध्यक्ष की अगर बात कर देते हैं तो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो पहला अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो जो पहला प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात और पूछ देता है कि उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो कौन थे? तो देखिए, गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा थे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी जो उपाध्यक्ष होता है ना, उपाध्यक्ष, इसको कैबिनेट मंत्री का जो सुख सुविधा प्राप्त होता है वो इससे प्राप्त होता है। ठीक है, जो फैसिलिटी कैबिनेट मंत्री को मिलता है वही फैसिलिटी इसको किसको मिलेगा? तो उपाध्यक्ष को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात तो यहाँ पे समझ में आ गया कि पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम कौन करता है? तो कहिए कि योजना आयोग। और योजना आयोग बना के जब दे देता है तो इसको कौन मंजूरी देता है? यानी योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को तो बना दिया, ठीक है, तो इसको मंजूरी कौन देगा तब देश भर में लागू होगा? तो एक संस्था होती है, उस संस्था का नाम क्या है? एनडीसी। इसका पूरा नाम क्या है? तो कहिए कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसका स्थापना कब होता है ये पूछा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको बोलते हैं हिंदी में। इसका स्थापना होता है 6 अगस्त 1952 को। इसका काम क्या है? जो योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना बनाई है उसको मंजूरी देने का काम करती है कि ठीक है भाई, तुम बना करके लेकर के आया है, इसको देखभाल करती है और फिर उसके बाद में ये मंजूरी देती है, तब पूरे देश भर में ये क्या हो जाता है, जो पंचवर्षीय योजना है जो लागू हो जाता है। तो मेरा प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर देते हैं तो 1951 में चला था। कब से कब तक? 56 तक चला था। ठीक है, किस चीज़ पर फोकस किया गया? तो कहे कि कृषि सेक्टर पर फोकस किया गया, यानी एग्रीकल्चर पर। ठीक है। अच्छा, कौन से मॉडल पर यह आधारित था? तो देखिएगा, ये मॉडल की अगर हम बात कर देते हैं तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर, डॉमर मॉडल पर यह आधारित था। अच्छा, इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे हम बताते हैं, अगले पर चलते हैं। ये तो हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन जो देखा गया है, जो पूछा गया है, उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। योजना आयोग को हमने देखा ना, अध्यक्ष पूछा है, तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? यहाँ पे हमने लिखा है क्या? तो कहिए पीएम। तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो कहिए कि प्रधानमंत्री। ठीक है, इतने सारे फैक्ट हम आपको बताते हैं ताकि आप भूलिए नहीं। ठीक है, चलिए। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन कौन है? जैसे ही राष्ट्रीय आय आपके सबसे पहले एक बात बताते हैं। देखिएगा, हम रिवीजन करवाएंगे आपको। 1868 ईस्वी की बात है। ठीक है, कौन थे? तो कहे कि दादा भाई नौरोजी थे। बस सुनते जाइएगा चुपचाप, आप कान में जो एयरबड्स होता है वो लगा करके सुनिए, आपको सब धीरे धीरे याद हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी थे। ये सबसे पहले क्या करते हैं कि राष्ट्रीय आय निकालने की बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय निकालने का ये सबसे पहले काम करते हैं। ठीक है, और वो राष्ट्रीय आय जब निकालते हैं 1868 ईस्वी में, तो उस समय प्रति व्यक्ति आय जो था सालाना, वो 20 रुपया था। कितना रुपया था? 20 रुपया था। ठीक है, चलिए, तो वो जो निकाले थे तो एक पुस्तक था, उस पुस्तक का नाम क्या था? तो कहे कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश
रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। ठीक है, कौन? तो दादा भाई नौरोजी थे जो बताए थे। फिर उसके बाद में 1911 ईस्वी की में हम आते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति था कौन? तो कहे कि एफ सिर्रास। एफ सिर्रास ने क्या किया कि राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयास किया। ठीक है, तो उस समय ये बताया 49 रुपया। कितना बताया? 49 रुपया। फिर ये वाला आप मत याद कीजिएगा, चलेगा, बट ये वाला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पूरा। फिर ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा देश आज़ाद होता है तो ये देखा जाता है कि अच्छा देश आज़ाद हो गया है तो हमारे देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय कितना है, राष्ट्रीय आय निकालने की बात किया जा रहा था। ठीक है, तो 1949 ईस्वी में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। अगर देखिए दोस्त, हम चाहेंगे ना तो केवल टिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, और जो नए बच्चे होंगे ना उनको तो लगेगा कि वाह मज़ा आ गया, एकदम गर्दा उड़ा दिए। बट अफसोस यही होगा दोस्त कि आप ये सब चीज़ को भूल जाइएगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा वहाँ पे टर्न करेगा, आप गूगली देख करके आउट हो जाइएगा। तो अब उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हूबहू आज यहाँ पूछा कल वहाँ पे चिपका देगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखिएगा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन करते हैं। ठीक है, किया जाता है, तो इसका अध्यक्ष पूछा जाएगा। तो अध्यक्ष कौन थे? तो कहे पीसी महालनोबिस। महालनोबिस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो और भी कोई व्यक्ति थे क्या? तो कहे कि हाँ, तो एक व्यक्ति थे कौन? तो कहे कि गॉडगिल। और एक व्यक्ति और कौन थे? तो GBKV राव। GBK राव। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमको जो पूछा गया है, हाँ पूछा गया क्वेश्चन कहाँ गया है? राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन। चलिए ठीक है, अब देखिएगा, अब हम बात जब यहाँ पे करते हैं, ये 3 मेंबर को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। इसके अध्यक्ष को पूछा जाएगा, ये अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, अध्यक्ष थे। अब ये जो है अपना रिपोर्ट 1951 में देती है भारत सरकार को, और ये जो राष्ट्रीय आय जो प्रति व्यक्ति आय जो बताता है पर कैपिटा इनकम, वो कितना बताता है? तो कहे 225 रुपये। तो आप बताइएगा, ये अब राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए एक संस्था का गठन किया जाता है 1951 ईस्वी में। यानी ये राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए, क्योंकि बहुत अकेले नहीं निकाल पाती है, क्योंकि ये तो समिति था, और इसी समिति जब समिति था तो ये तो समिति निकाल करके बता दी, लेकिन ऐसे जो लगातार निकालने के लिए एक राष्ट्रीय आय समिति तो था ही, फिर उसके बाद में एक क्या किया जाता है? एक संस्था का गठन किया जाता है। उस संस्था का नाम क्या था? CSO। ठीक है, अब ये क्या करती है? राष्ट्रीय आय निकालने का काम करती है, और वही सब जो डेटा होता है राष्ट्रीय आय का, वो सब देने का काम करती है। इसका पूरा नाम की अगर बात कर देते हैं तो कहिए कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अच्छा, इसका स्थापना कब होता है? तो सेंट्रल, केंद्रीय सांख्यिकी इसका संगठन, इसका हिंदी नेम हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब इसको सहायता करने के लिए एक और संस्था थी, उस संस्था का नाम क्या था? तो NSSO, नेशनल सिंपल सर्वे, और एक ठो और क्या हो जाएगा? ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, अब देखिएगा, यानी कार्यालय भी कर सकते हैं आप उसको। इसको क्या करता है? ये सहायता देता है। ठीक है, चलिए, अब मोदी जी आते हैं 2019 में। अब मोदी जी क्या करते हैं कि ये दोनों को कहते हैं कि ये दोनों को हम मिला देते हैं और बना देते हैं क्या? तो कहे कि NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, अब NSO बना दिया जाता है किसके सिफारिश पर? तो कहे कि रंगराजन समिति के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? तो कहे कि रंगराजन समिति के सिफारिश पर। तो इतने सारे चीज थे बताने के लिए। अब बताइए, डायरेक्ट हम बता देते तो क्या आपको ज़्यादा दिन तक रहता या रिवीजन भी हो पाता? नहीं ना। तो यहाँ पे रिवीजन भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया।
अब आपको दिखाते हैं, अब खुद अब आप आंसर लगाइएगा, हम नहीं लगाएंगे, हम टिक नहीं मारेंगे, आप खुद बनाइएगा, ठीक है। पूछा क्या गया, क्या कि राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन, तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला क्या योजना आयोग होगा? नहीं, एनडीसी होगा। आप ही बताया, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये तो योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देने का काम करती है, काम खत्म कर दीजिए। देखिए इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या रिजर्व बैंक होगा? तो कहेगी नहीं, रिजर्व बैंक भी नहीं होगा। अभी हमने देखा ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में, देखिए कहाँ पे हमने दिखाया है, सीएसओ दिखाया कि नहीं है, सीएसओ के बारे में, यही करती है सब काम, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको बनाना है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोला क्या गया है, इसे थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए कोई, क्योंकि ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं, अगले पर बोला है ना कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत गरीबों को कितना किलोग्राम श्रम दिवस की दर से खाद्यान्न दिया जाना चाहिए। तो देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं, सबसे पहले आपको बात कर देते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। अगर हम बात कर देते हैं तो वो आया कब था, तो कहे कि 2013 में आया था। ये आया था कब? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया था 2013 में। ये आपको पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत गरीबों को जो देने की बात किया गया है, वो कितना केजी मिलता है, तो कहे कि 5 केजी देने की बात किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। कांग्रेस के द्वारा ही चलाया गया है। आगे क्या है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने योजना आयोग के बारे में चर्चा किया। इसका स्थापना कब होता है, तो कहे कि 15 मार्च 1950, और जो प्रधानमंत्री होंगे वही अध्यक्ष होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है कि अच्छे प्रबंधन का गुण नहीं होना चाहिए, यानी अच्छा, यानी गुड मैनेजमेंट की अगर हम बात कर देते हैं, गुण जैसे में आपको अच्छा प्रबंधन करना है, मतलब गुड मैनेजमेंट आपको करना है, ठीक है। यानी कोई चीज़ आपको दिया गया है और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज उसको करना है, ठीक है। तब कौन कौन सा उसमें होगा और कौन कौन सा गुण है जो नहीं होगा। तो जैसे मैं अब बताइए, बात करके समझाना। जैसे मैं आपको कोई चीज़ काम करने के लिए दिया गया है या कोई चीज़ को अरेंज करने के लिए दिया गया है, तो आप जो कोई ना कोई तो स्टाफ को रखेंगे या कुछ भी आदमी को तो रखेंगे, तो उस कोई चीज़ समझाना होगा तो बात करके उसे अच्छे से समझाइएगा। तो क्योंकि हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, हमें पूछा गया है नहीं। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना। क्या खुद ही बोलिएगा कि जो आपका स्टाफ है वो भी बोलेगा कि हाँ सर फलना जगह ये भी प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, वहाँ पे ये नहीं हो रहा है, तो उसकी बात को भी तो सुनिएगा ना। तो कहे कि हाँ ये भी सुनेंगे, बिल्कुल सही है। नवीनतम आंकड़ों की जानकारी रखना। कोई भी नए नए आंकड़े जो आ रहे हैं, कुछ भी जो आ रहे हैं, उसको आपको जानकारी रखना पड़ेगा ना कि हाँ फलानवा जगह से इतना ये आया, फलानवा जगह से इतना ये गया, वो ऐसे इस तरह के आपको रखना पड़ेगा। अब बोला कनिष्ठ अधिकारियों को डांटते रहना। कई लोग होते हैं ऐसे बिना मतलब के डांटते रहते हैं, तो क्या आपके अधिकारी जो हैं तो वो उसको आपके नीचे जो अधिकारी हैं उसको आप डांटते रहिएगा तो क्या भड़क नहीं जाएगा? तो क्या आपको अच्छा से मैनेजमेंट कर पाइएगा कि नहीं? तो यही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए, कहाँ गया जी? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है? देखिएगा, ये 2007 का क्वेश्चन है और 2007 में के बारे में हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, क्योंकि अभी हम जो बात कर देते हैं, एक होता है महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, और एक होता है नवरत्न कंपनी, और एक होता है मिनी रत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी। देखिएगा, जो मिनी रत्न होता है वही कंपनी नवरत्न बन सकती है, ठीक है। और जो नवरत्न कंपनी होता है वही महारत्न कंपनी बन सकता है, ठीक है। ये सरकार देता है इसको दर्जा, ठीक है, कि कौन सा कंपनी महारत्न बनेगा और नहीं बनेगा, या कौन सा कंपनी नवरत्न बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो महारत्न कंपनी की अभी भारत में संख्या कितनी है, तो कहे कि 14 गो है। जैसे में गेल, भेल, सेल, इस सब के बारे में जो जानते हैं ना, ये सभी के सभी आपको क्या होंगे, महारत्न कंपनी के में गिने जाते हैं, ठीक है। एनटीपीसी वगैरह ये सब जो है। अच्छा, नवरत्न के बारे में बात कर देते हैं, तो अभी फिलहाल
ये 26 गो है। देखिएगा अब टोटल को मत याद करना है, ठीक है। पहले इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन हाँ आप याद कीजिएगा तो केवल इसको याद कर लीजिएगा, नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा कि महारत्न कंपनियां अभी कौन कौन है, ठीक है। बस बाकी ये सबको नहीं देखिएगा। अब मिनी रत्न की बात कर देते हैं तो 59 वो है, लेकिन हाँ ये पूछेगा कि अभी फिलहाल कितने महारत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां हैं और नवरत्न कंपनियां हैं। समझ में आ गया। चलिए, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, देखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अगर बात कर देते हैं तो 2005 का ये अधिनियम था। और ये लागू कब होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको आप नरेगा बोलते हैं, ये 2005 का अधिनियम है। और लागू कब होता है, तो क्योंकि 2 फरवरी 2006 ईस्वी को क्या होता है, लागू होता है। इसमें बात कहा गया है कि जो पैसों का व्यय होगा 90% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% आपको कौन, तो स्टेट गवर्नमेंट आपको वहन करती है, पैसा खर्च करती है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें काम देने की अगर हम बात कर देते हैं तो काम देने की बात कितने दिन का है, तो क्योंकि 100 दिनों की काम देने की बात किया गया कि हम आपको 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। खाद्यान्न उपलब्धता कराने की अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना संचालित थी। करंट अफेयर है, नहीं पढ़ना है, उस टाइम का करंट अफेयर पढ़ के क्या करेंगे। लक्ष्मी मित्तल ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है, करंट अफेयर है, छोड़ दीजिए। सुधा डेयरी किस प्रकार की संस्था है, तो ये कोऑपरेटिव संस्था है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली स्तर की सहकारी संस्था है। देखिएगा सबसे निचली स्तर की सहकारी संस्था की अगर हम बात कर देते हैं, हमने आपको कल भी बताया था कोऑपरेटिव यानी सहकारी बैंक के बारे में, सहकारी बैंक के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, तो क्या हाँ बताया गया तो गया था। तो सहकारी बैंक की अगर हम बात कर देते हैं तो सहकारी बैंक 2 तरह के हमने बताया था, एक रूरल कोऑपरेटिव बैंक और एक था हमने क्या बताया था, तो क्या कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो क्या कि नहीं। अब ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो है ये वाला यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक इसको कई भागों में बांटा गया है। पहले की अगर बात कर देते हैं तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कल भी पूछा गया था, आज भी। फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और एक तो आपको क्या हो गया, पैक्स। इसका नाम भी हमने कल बताया था आपको। पैक्स का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट, और इसको क्या बोलते हैं, सोसाइटी। तो सबसे निचला कौन हो गया जी, ये तो उच्च का राज्य स्तर का है, ये तो जिला स्तर का है, ये आपको ग्रामीण स्तर पंचायत लेवल के आपको देखने को मिलेगा। तो कौन हो जाएगा, पैक्स, ऑप्शन नंबर 1। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिसे जिला स्तर पर विशेष तौर पर ग्रामीणों के लिए बनाई गई है, तो वो जो जिला स्तर पर ग्रामीणों के लिए जो बनाया गया है वो क्या है, तो क्या है कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। तो इस कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर DRDA, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। बोला क्या गया है, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, यानी कृषि कोई चीज आप उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता को जो मापा जाता है यानी देखा जाता है, किससे बताई जाती है, तो क्या कि 1 मार्क से, ठीक है, 1 मार्क से। और जो आभूषणों की शुद्धता किससे, तो क्या कि हॉल मार्क से। जैसे जैसे जाते हैं तो आप देखते हैं ना सटा हुआ, वही उसी को बारे में बात किया जा रहा है। मानव का सिद्धांत संबंधित है, तो मानव का सिद्धांत जो संबंधित है किससे संबंधित है, तो वो जनसंख्या से संबंधित है, आपको याद ही करना है, ठीक है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन
उत्पादन का साधन नहीं है। देखिएगा उत्पादन का साधन कौन कौन होता है, जिसमें भूमि होता है, श्रम होता है और एक पूंजी होता है। ये तीन प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन, भूमि तो होगा, पूंजी होगा, विवेक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही सही होना चाहिए, श्रम होगा, श्रम के बारे में लिखा है हमने। उत्पादन का अर्थ क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 85% लड़के इसको नहीं बना पाएंगे, ठीक है, जब तक समझ नहीं होगा। रटा दूध तोता तो हिलेगा भी नहीं। देखिएगा उत्पादन का अर्थ की अगर हम बात कर देते हैं कि यानी कहने का मतलब क्या होता है, ऑप्शन पे चलते हैं क्योंकि ऑप्शन का ही खेल है। नई वस्तुओं का सृजन, उत्पादन करने का अर्थ मत ये कह रहा है कि नई वस्तुओं का सृजन करना। क्या ऐसा संभव है या हो सकता है? हमने मान लीजिए कि हमने गेहूं का उत्पादन किया और कोई दूसरा व्यक्ति है जो गेहूं से आपको क्या कर रहा है, आटा बना रहा है, और आटा से कोई दूसरा व्यक्ति है वो क्या बना रहा है, तो कहिए कि ये आपको बिस्किट बना रहा है। तो क्या आप बताइए कि नई वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है कि चीजों का ट्रांसफर हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है? था तो आटे न जी, था है तो गेहूं ना। तो चीजों का ट्रांसफर हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है कि नया चीज बन जा रहा है। जैसे में आपके पास दूध था, तो दूध से या तो आप पनीर बना लीजिए, ये मक्खी बोल रहे थे, ये क्या इसको मिठाई बना लीजिए, कलाकंद बना लीजिए, कुछ और बना लीजिए, ठीक है। यानी एक चीजों से दूसरों में आप तो रूपांतरण कर दे रहे हैं। समझ में आ गया ना? था तो दूसरे की चीज का ना बन रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या नए चीजों का सृजन हो रहा है? तो ये नहीं। तो सबसे पहले इसको काटिए और समझ में आ गया ना। चलिए दूसरा पे चलते हैं। दूसरा जो बोला गया है कि उपयोगिता का उपभोग, यानी जो उपयोगिता है उसको उपभोग, तो ये उत्पादन से संबंधित है, ये तो उपभोग से संबंधित है, तो ऐसे ही खत्म हो गया। जैसे मैं बिस्किट था, वो बिस्किट को हम लोग खा लिया, यानी उपभोग कर गए। क्या उत्पादन से संबंधित ये कोई चीज है? तो ऐसे ही खत्म हो गया। लाभदायकता का सृजन, देखिएगा ऐसा नहीं कि समाज में जो उत्पादन किए जाते हैं हमेशा लाभ कमाने के लिए ही किया जाता है, कुछ सेवा के लिए भी किया जाता है, समाज सेवा के लिहाज से भी कुछ किया जाता है, तो ये भी खत्म हो गया। अब देखिएगा उपयोगिता का सृजन नाम आपके पास में लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयोगिता का सृजन, यानी जो उपयोग करने वाले व्यक्ति हैं किस रूप में उसको उपयोग करते हैं, सृजन, वही आपको क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। समझ में आ गया ना? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन अचल है? अचल का मतलब समझते हैं, जो चल नहीं सकता है, ठीक है। तो पेट्रोल को आप यहाँ से वहां ले जाकर के बेच सकते हैं, कोयला बिल्कुल, कच्चा माल बिल्कुल, कारखाना का भवन नहीं। ऑप्शन नंबर 4। एक ही बार प्रयोग में आने वाली पूंजी कौन सा है? औजार एक ही बार आएगा जी? नहीं, बहुत बार हो जाएगा। मशीन बहुत बार। कच्चा माल तो एक ही बार आएगा ना। आसान क्वेश्चन है। बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक क्या है? तो बहुत सारे चीज है बिहार में, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। कृषि विकास बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि कृषि विकास उतना नहीं है। उचित जल प्रबंधन बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि उत्तरी बिहार बाढ़ से हमेशा तबाह रहता है, ठीक है। पर्याप्त निवेश की भी कमी है, ठीक है। तो ये सभी के सभी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आप 4 पर लगा दीजिए। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? हमारे देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी और बेरोजगारी है। और जिस देश की आर्थिक समस्या गरीबी और बेरोजगारी है, तो समझिए कि पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, वो डेवलप कर ही नहीं सकता जब तक आप गरीबी और बेरोजगारी को दूर नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, जब तक ये गरीबी और बेरोजगारी रहेगा तब तक कुछ नहीं बनेंगे। कितनों भी आपको कोई फेंक दे, कुछ नहीं बन पाइएगा। इसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्थव्यवस्था में भूमि का तात्पर्य क्या होता है? अर्थशास्त्र में, ठीक है, भूमि का तात्पर्य की बात बोला गया है। तो जैसे में भूमि का तात्पर्य कहने से बहुत चीजों से है, ऊपरी सतह भी है भूमि का, ठीक है, क्योंकि आप कल कारखाने आप इसी भूमि पर लगाइएगा, कोई खनिज वगैरह है आपको इसी भूमि के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे में रोड वगैरह आप बनाइएगा तो आप इसी भूमि के अंतर्गत में बनाइएगा, कोई जंगल वगैरह है तो आप भूमि के अंतर्गत नहीं है। तो कहने का मतलब भूमि के अंतर्गत ये सभी चीज आ रहे हैं। भूमि के ऊपरी सतह बिल्कुल, खनिज संपदा बिल्कुल, सब अर्थशास्त्र में ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग जगह पे है, आप यहाँ से खन करके आप दूसरे जगह बेच रहे हैं, तो
इकोनॉमी तो आपको यानी पैसा तो आपको मिल रहा है ना, अरे आप नहीं कर रहे, सरकार गवर्नमेंट तो कर रही है ना। जंगल है, जंगल के पेड़ों को लोग काट देता है, ठीक है, या बहुत सारे चीज वहाँ पे आपको नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो जिसको आप जानते हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो एक तरह से इनकम का स्रोत तो है ना, पैसा टिकट तो आपसे लेती है ना गवर्नमेंट, आप जाते हैं तो वहाँ पे घूमने जाते हैं तो ये अर्थशास्त्र में ये सब तो है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। जंगल के बारे में अभी तो हमने देखा ही, वही बता रहा था ऑप्शन। तो ये सभी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब क्या कीजिएगा, तो ऑप्शन आपको 4 पर चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहीं तक था क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो के बारे में बताइएगा कैसा लगा सेशन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।